Welcome in my video lecture. In this lecture, we are going to deal one of the most important topic of mechanics of solid is torsion. Torsion of a circular shaft. Throughout this lecture, we will deal the following topics. Torsion equation, most important equation using in the torsion theory. Torsion equation, assumptions while going to drive this theory, have some basic assumptions. Most important terms like polar modulus, torsional rigidity, and based on these theories, we will also deal some multiple choice question and numerical problem. तो चलिए आज के इस लेक्चर में देखते हैं कि टॉर्शन क्या है और टॉर्शन इक्वेशन क्या है। तो टॉर्शन ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट के में आप एक शाफ्ट हमारे पास एक शाफ्ट होता है, शाफ्ट जो कि शाफ्ट का अगर डेफिनेशन आप देखें तो शाफ्ट इज ए मैकेनिकल एलिमेंट विच इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू ट्रांसमिट पावर और टॉर्क फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मशीन टू अनदर पार्ट या वन मशीन टू अनदर मशीन। तो अगर ये शाफ्ट हमारा है, और शाफ्ट जनरली दो तरह का है, सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये मटेरियल से फिल होगा, सॉलिड। और एक होता है हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट में क्या होगा कि ये दो, इसका दो डायमीटर हो जाएगा। हॉलो शाफ्ट में बीच में जो पोर्शन है वो खाली रहेगा, ये पोर्शन खाली रहेगा और ये पोर्शन मटेरियल रहेगा इतना में, जो डैश लाइन दिया हुआ है। तो इसका दो डायमीटर हो जाएगा, ये आउटर डायमीटर जिसको हम लोग डी नॉट से डिनोट करेंगे और ये इनर डायमीटर जिसको डी आई से लेंगे। तो ये इसको हॉलो शाफ्ट बोलेंगे, खोखला शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट। और जिसमें एक डायमीटर होगा इसको कौन सा शाफ्ट बोलेंगे, सॉलिड शाफ्ट। क्लियर है। तो शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है इसका शाफ्ट का। इधर से जब आप देखिएगा साइड व्यू तो सर्कल बनेगा, और इधर से जब देखेंगे तो रेक्टेंगुलर बनेगा, जिसका लेंथ कुछ ना कुछ दिया रहेगा। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, एल मान के चल रहे हैं। गुड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शाफ्ट क्या होता है, हम लोग ने सीख लिया। तो शाफ्ट का ये डिजाइन, शाफ्ट का ये पढ़ते क्यों है, ये इसका थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखा जाता है कि मशीन में पावर को जब ट्रांसमिट किया जाता है वन मशीन टू अनदर मशीन, तो ये शाफ्ट का यूज किया जाता है, जहां एक मशीन यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा मशीन ये जो फिक्स है, वन एंड फिक्स है, इसका मतलब ये दूसरे मशीन से जुड़ा हुआ है। जब ये मशीन चलेगा तो टॉर्क ट्रांसमिट करेगा, तो ये वाला मशीन रुका हुआ है तो चाहेगा कि जब ये चला तो ये भी चले। अगर ये शाफ्ट उतना स्ट्रेंथ का होगा तो इसका पावर को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, अगर उतना स्ट्रेंथ का नहीं होगा तो ये शाफ्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इस शाफ्ट का स्ट्रेंथ हमको निकालना है, और सारा जो भी थ्योरी है, स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेस, और इसमें जो एंगुलर ट्विस्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ टरबाइन जोड़ दिए हैं और इस शाफ्ट से जनरेटर जोड़े हुए हैं, तो सबसे पहले टरबाइन स्टार्ट होता है। तो टरबाइन में जो मोशन आया उसको ट्रांसफर करना है किसको, जनरेटर को, थ्रू शाफ्ट। तो अगर ये उतना स्ट्रेंथ का नहीं होगा तो ये टूट जाएगा, ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। शाफ्ट का जनरली बहुत जगह आपका यूज है, आप मशीन में देखिएगा कि हर जगह इसका लगभग पावर ट्रांसमिट करने के लिए, टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉर्सन इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्सन इक्वेशन है क्या, टॉर्सन इक्वेशन है क्या। तो टॉर्सन इक्वेशन जो है, इसको आप सबसे पहले समझिए। टॉर्सन इक्वेशन T बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे, और इसके सारे टर्म, यही टॉर्सन इक्वेशन है। ये टॉर्सन इक्वेशन, टॉर्सन इक्वेशन क्या है, ये है।
आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। और इसके सारे टर्म का मतलब क्या है, टी क्या है, जे क्या है, टाउ क्या है, आर क्या है, जी क्या है, थीटा क्या है और एल क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। और आगे हम लोग इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ से ये जनरेट आया है फॉर्मूला। क्लियर है ना। और ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज होगा, हर जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि टॉर्क जब हम इससे शाफ्ट में क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं और टॉर्क लगा के, टॉर्क एप्लीकेशन, लोड क्या है यहाँ, टॉर्क। अगर इस पे लोड इस तरह से होता, लोड अगर ऐसे लगता, एक्सियल लोड लगता तो इसके लेंथ में चेंज होता, लेंथ में डिफॉर्मेशन होता। अगर कंप्रेसिव लगता तो लेंथ में डिफॉर्मेशन होता और छोटा होता लेंथ। अगर ये लोड इस तरह से लगता तो ये क्या होता, बेंड होता, ऐसे झुकता। लेकिन यहां कैसा लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। किसी चीज को जब घुमाते हैं हम लोग, जैसे ये है, इसको जब हम लोग घुमा, ऐसे नहीं खींचना है ना, ऐसे दबाना है, इसको प्रेस करना है, आपको क्या करना है ना, ऊपर से ऐसे बेंड करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ के ट्विस्ट करना है। टॉर्क का मतलब ट्विस्ट करना है। कोई मेरा हाथ को ऐसे पकड़ा, ये देखो वन एंड फिक्स है और अदर एंड फ्री है, कोई अगर ऐसे ट्विस्ट करे तो इसमें किस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है, किस तरह का डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है। कैसा डिफॉर्मेशन होगा, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं, किसमें चेंज हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन, बेंड नहीं हो रहा है। तो टॉर्क में जो खासकर टॉर्सन में हम लोग जो डिफॉर्मेशन देखेंगे वो कौन सा डिफॉर्मेशन होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन। क्लियर है। तो वही थीटा देखो आपका यहाँ। तो सारे टर्म को हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या है, वेयर टी, सारे टर्म को समझे। टी क्या है, टॉर्क, टॉर्क अप्लाइड, जो हम टॉर्क अप्लाइड करेंगे। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। याद रखिएगा, अगर आपको ये सर्कुलर शाफ्ट है, क्रॉस सेक्शन है और यहाँ फोर्स एफ ऐसे लग रहा है और एफ ऐसे लग रहा है, किसी चीज को रोटेट करने के लिए दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा और इसके बीच का दूरी है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, एफ इंटू डी। देखिए न्यूटन इंटू मीटर आपका इसका, क्लियर है ना, न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क का यूनिट होता है। ठीक है। तो ये टॉर्क, कहीं कहीं टॉर्क डायरेक्टली दिया नहीं रहता है, पावर के फॉर्म में टॉर्क दिया रहेगा, तब भी आप टॉर्क को निकाल सकते हैं। पावर और टॉर्क में रिलेशन क्या है, 2 पाई एन टी बाई 60, ये वाट में आएगा। ये किसका किसका रिलेशन है, पावर और टॉर्क में। टॉर्क दे दिया तो आप यहां यूज कर लीजिएगा, लेकिन टॉर्क डायरेक्टली ना दे के क्या क्या दे देगा, पावर दे देगा और आरपीएम देगा, एन का वैल्यू देगा, तो आप टॉर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जब टॉर्क निकल जाएगा तो आप यहां पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको इनडायरेक्टली दिया रहेगा। इसका भी देख लेते हैं, पी क्या है, पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, या इसको और क्या बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड। और एन क्या है, स्पीड, स्पीड इन आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है ना। अगर ये आरपीएम एन रिवॉल्यूशन स्पीड आरपीएस में होता, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में होता, तब आप 60 से यहां मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, क्या होता, तब पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता, 2 पाई एन टी, ये वाट, जूल पर सेकेंड। क्यों ऐसा किया गया, देखो चूंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट है ना, एन मिनट नीचे है, और चूंकि वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, या जूल पर सेकेंड है तो नीचे सेकेंड आना चाहिए ना, और मिनट नीचे आ रहा था, तो 60 से मिनट में, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो इसीलिए ये जब अगर ये आरपीएम में रहेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट में रहेगा, तो आपको नीचे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी एन दे दिया है आरपीएस में, तो आपको 60 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं। क्लियर है ना। ये एसएससी जेईई में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग आगे देखेंगे। आरपीएस में दिया था तो आपको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आगे और देखें हम लोग। तो टी के बारे में हम लोग समझ गए, टी क्या है। उसके बाद एक टर्म अब क्या आ रहा है, टी के बारे में आप समझ गए ना। आगे हम लोग देखें,
T। उसके बाद आपका वेयर, उसी में कंटिन्यू, वेयर J, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है J। J क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में इसको डिटेल से पढ़ना है, जिसका मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा। लेकिन आज यहां आप लोग इतना समझिए कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसका यूनिट आप पहले समझिए, mm के पावर 4। कोई भी यूनिट, मीटर के पावर 4, सेंटीमीटर के पावर 4, mm के पावर 4, कोई भी लेंथ का जो यूनिट है उसका पावर क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? देखिए, ये क्रॉस सेक्शन जो है आपका शाफ्ट का, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सर्कुलर शाफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। शाफ्ट सर्कुलर भी होता है, नॉन सर्कुलर भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है? सर्कुलर शाफ्ट। तो सर्कुलर शाफ्ट का सेंटर ये होता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड सर्कुलर का मिडिल सेंटर ही सेंट्रोइड होता है। तो उससे सेंटर से पास करने वाला 2 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, एक्स, वाई और एक जेड, जो कि ऐसे होगा, इससे परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना? तो हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। लेकिन पोलर मोमेंट इनर्शिया कौन सा होता है? जो सेंटर से पास हो, सेंट्रोइड से पास हो और उसके परपेंडिकुलर हो, प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये देखिए लाइन सेंटर से पास कर रहा है लेकिन प्लेन के पैरेलल है। वाई क्या है? सेंटर से पास हो रहा है लेकिन पैरेलल है। ये एक्सिस जो है ये क्या हो रहा है? सेंटर से पास होने के साथ साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पोलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जान लीजिए, π/32 d के पावर 4। देखिए d के पावर 4 है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? mm4। लेकिन ये किसके लिए होगा? फॉर सॉलिड शाफ्ट के लिए। किसके लिए होगा? सॉलिड शाफ्ट के लिए होगा। सॉलिड शाफ्ट आप समझते हैं, बता दिए थे पहले। यही फॉर्मूला J का बदल जाएगा d0 के पावर 4 माइनस di के पावर 4 फॉर mm4 फॉर हॉलो शाफ्ट। किसके लिए? हॉलो शाफ्ट। हॉलो शाफ्ट क्या होता है? इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऐसा आएगा, खोखला पाइप, इसका ऊपर बाहरी डायमीटर को d0 से हम लोग डिनोट कर रहे हैं और इंटरनल डायमीटर को di से। आउटर डायमीटर और इंटरनल डायमीटर, कुछ नहीं करना है। बाहर वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है, पोलर मोमेंट इनर्शिया, अंदर वाला का निकाल देना है। तो बाहर वाला में से इसका माइनस कर दीजिएगा तो बचा हुआ पोर्शन का आ जाएगा। तो वही है d4, आउटर डायमीटर का 4 माइनस इनर डायमीटर के पावर 4 π/32। क्लियर हो गया? तो आप J का मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए। क्लियर है? अब टाउ का मतलब आप समझिए, इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू टॉर्क, T। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर, पास्कल, मेगा पास्कल, है ना? यही होता है ना। स्ट्रेस का क्या यूनिट होता है? वही होगा। तो आप देखिए कि जब आप शियर स्ट्रेस, जब इस पर टॉर्क अप्लाई करिएगा इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा। और ये कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस। याद रखिएगा। अगर ये फोर्स टेंसाइल लोड होता, इसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता? टेंसाइल लोड, टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स होता था, कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेंडिंग वाला फोर्स लगता तो बेंडिंग स्ट्रेस। इसमें कौन सा लग रहा है? टॉर्सन। याद रखिए, कहीं भी केवल टॉर्क लग रहा है तो मटेरियल के अंदर कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस। क्लियर है ना? जैसे आप देखिए, इस पर टॉर्क लगाएंगे तो ये टूटेगा स्ट्रेस के चलते, लेकिन कौन सा स्ट्रेस के चलते टूटा है? शियर स्ट्रेस के लिए। ठीक है ना? तो ये सारा चीज आप इसका मतलब समझ गए। आर क्या है? आर से क्लियर है, रेडियस ऑफ द
रेडियस ऑफ द शाफ्ट, इसका यूनिट क्या होगा, mm। ये रेडियस कहाँ से मेजर करेंगे, याद रखिएगा रेडियस हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, सेंट्रॉइड से, सेंटर से जितना दूर जाएंगे यहाँ रेडियस कुछ और होगा, यहाँ रेडियस कुछ और होगा, यहाँ रेडियस कुछ और, सबसे ज्यादा रेडियस कहाँ है, तो ये आर वेरिएबल है, आर क्या है, वेरिएबल। आप आर का मान रखते जाइएगा, आपको अलग अलग पॉइंट मिलते जाएगा, क्लियर है ना, अलग अलग सर्कल मिलते जाएगा। तो ये इसके बारे में भी हम लोग पढ़ गए, इसके बारे में भी समझ गए। अब कौन सा टर्म आ रहा है, 3 गो टर्म और है, ठीक है। एल के बारे में भी समझ ही लीजिए, यही एल क्या है, लेंथ है, शाफ्ट का लेंथ तो होगा ही ना, डायमीटर होता है और लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ द शाफ्ट, लेंथ ऑफ द शाफ्ट ये क्या हो जाएगा, मीटर में चाहे mm में, जो भी होगा। आगे चले, ये भी समझ गए। अब हमको जी और थीटा के बारे में समझना है, जी और थीटा के बारे में, जी और थीटा। तो जी क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बढ़िया से यार, जी क्या है, जी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब कहिएगा कि सर यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही क्यों आया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसका यूनिट क्या होता है, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, यही होता है ना, यही होता है। अब यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ही क्यों आया, क्योंकि आप ये सब इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट जब टेंसाइल स्ट्रेस होता है तो यंग्स मॉडुलस हो जाता है, जब शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जहां रहेगा वहां बल्क मॉडुलस के हो जाता है। तो यहाँ चूंकि शियर स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस जहां भी रहेगा, आप ओनली शियर स्ट्रेस है, याद रखिएगा यहाँ, तो क्या है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो हर मटेरियल का, जिस शाफ्ट जिस मटेरियल का बनना रहता है, हर मटेरियल का ई का वैल्यू, जी का वैल्यू, के का वैल्यू ऑलरेडी बुक में डाटा दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो आप देखिएगा कि अगर स्टील का बना हुआ है तो जी का वैल्यू रहता है, ठीक है। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बच गया जिसका नाम है थीटा। ये होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, यही डिफॉर्मेशन है, एंगल ऑफ ट्विस्ट जैसे, और इसका यूनिट याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियन में होता है। किसमें रहता है, रेडियन में। पहले समझ लेते हैं इसको। एंगल ऑफ ट्विस्ट होता क्या है, जब आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, तो इसमें डिफॉर्मेशन लेंथ में हो रहा है कि इसके लेंथ में हो रहा है कि ब्रेथ में हो रहा है कि एंगल में हो रहा है, एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो कितना डिग्री से चेंज हुआ, देखो ऐसे था, अब कुछ एंगल से घूम गया ये, तो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ, कितना, उसी को एंगल ऑफ ट्विस्ट बोलेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला में जो थीटा यूज हो रहा है वो किसमें रहेगा, रेडियन में। गलती से आप थीटा में यूज कर दिएगा तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। और आप रिलेशन जानते हैं, अगर ये थीटा रेडियन में है, रेडियन में है, इसमें अगर पाई बटा 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कोई एंगल आ जाएगा, लेकिन ये किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। क्लियर है ना, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। अगर ये 5 डिग्री में है, इसमें अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये थीटा जो आएगा वो किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आप एग्जाम जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो डिग्री में दिया रहेगा, उसको सबसे पहले किस में चेंज कीजिएगा, रेडियन में, तब यहां रखिएगा। अगर रेडियन में दे दिया है तो कोई मतलब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको गलती कराने के लिए आपको उल्टा, आप इनडायरेक्टली वैल्यू दिया रहेगा। जैसे पावर दे याद रहेगा, एन दिया रहेगा, एन भी आरपीएस में दिया रहेगा, आप तुरंत जल्दी जल्दी 2 पाई NT बाई 60 कर दीजिएगा। मतलब क्वेश्चन सेटिंग करने वाला ये चाहता है कि बच्चे गलती करें। क्लियर है ना। तो गलती अगर आप बढ़िया से समझे हुए रहिएगा तो गलती आपसे नहीं होगा। तो ये सारा चीज आप समझ गए टॉर्सन इक्वेशन के क्या है, और इसके ईच एंड एवरी टर्म का मतलब समझ गए।
कि टी क्या है, जे क्या है, टाउ क्या है, आर क्या है, जी क्या है, थीटा क्या है, एल क्या है। क्लियर है ना? और वो यूनिट उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी आप समझिए। क्लियर है ना? और आप ये भी समझ गए कि इसमें जो इसमें जो लोड लग रहा है इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क लग रहा है, केवल टॉर्क, याद रखिएगा, ओनली टॉर्क, प्योर टॉर्क, जिसके चलते जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो उसमें टेंसाइल नहीं डेवलप होगा, क्योंकि टेंसाइल लोड ही नहीं लग रहा है। प्योर शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, वो भी प्योर शियर स्ट्रेस, प्योर शियर स्ट्रेस। थ्योरी ऑफ प्योर शियर भी कभी कभी बोला जाता है, थ्योरी ऑफ प्योर शियर। तो थ्योरी ऑफ प्योर शियर कब डेवलप होता है? जब टॉर्क, केवल टॉर्क लगेगा तो। क्लियर है ना? ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना समझे। आगे के लेक्चर में हम लोग ये थ्योरी के प्रूफ के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये थ्योरी कैसे आया और इसका क्या एजम्पशंस हैं। इस थ्योरी को ड्राइव करते समय ये थ्योरी को कहाँ यूज करेंगे, हर जगह इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है ना? इस थ्योरी को कहाँ यूज करेंगे, अगला लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।